हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, यानी विस्थापन धारा है। देखो स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने आपको बताया कि कैपेसिटर में जो होती है वो डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं होती है, ये हमने आपको बताया है। लेकिन अगर इसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करें स्टूडेंट, तो करंट आई से इधर आई निकल आती है, जबकि दोनों प्लेट के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो प्लेट जब ये कनेक्ट नहीं है तो करंट यहाँ से यहाँ कैसे आ जाती है, इसी को हम लोग देखेंगे ना कि करंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होती है, इसलिए हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम लोग कुछ अलग पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ की फोर्स, यहाँ जो फोर्स लाइन इस साइड को होगी, इधर होगी, इसकी फोर्स लाइन इधर बनेगी। ये निगेटिव का है तो इसकी फोर्स लाइन अलग बनेगी, इधर बनेगी, अंदर की ओर बनेगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, वेरिएशन होता है। और उस वेरिएशन से इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में एक इंड्यूस्ड करंट होती है। ठीक है, उसी इंड्यूस्ड करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमने अभी आपको क्या बताया कि इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में एयर होती है या बैड कंडक्टर होता है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये दोनों ही करंट फ्लो को अपोज करते हैं। फिर यहाँ से यहाँ करंट कैसे पहुंच जाती है, करंट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाती है। वो डिस्प्लेस होने का कारण जो मेन होता है वो होता है वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए होती है क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो होती है। कैपेसिटर में जब अल्टरनेटिंग करंट आती है तो अल्टरनेटिंग करंट में हमेशा वेरिएशन होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन इसकी सुनेंगे हिंदी और इंग्लिश वाले। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, induced current between the plates of capacitor due to varying electric field is known as displacement current। ठीक है, induced current between the plates of capacitor due to varying electric field is known as displacement current। ठीक है स्टूडेंट, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने से उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, विस्थापन धारा आप समझ पाए क्या होती है। विस्थापन धारा वो धारा होती है जो संधारित्र की प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला इसका। देखो स्टूडेंट, फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इसको लिखते हैं ID, डिस्प्लेसमेंट करंट को ID लिखते हैं। और इसका हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt। d phi E अपॉन dt क्या होता है स्टूडेंट, ये तो आप जानते ही हैं। d phi E अपॉन dt क्या होता है, आप बताइए क्या होता है। यहाँ है द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है ये, यानी ये जो क्या है, परमिटिविटी है ये। ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है स्टूडेंट, प्लेटों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस्ड होती है, जो प्लेटों के बीच डिस्प्लेसमेंट करंट उत्पन्न होती है, ये उसका फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, कैसे इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां देखो स्टूडेंट, यहां से जो करंट वायरिंग हो रही है, हमने सपोज कर लिया कि एरिया ऑफ ईच प्लेट, लेट कर लेंगे, लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू ए ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन का, हम ई ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the plates of capacitor is equal to, हम लोगों ने ले लिया A। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स inside the plates, अब किसकी प्लेट्स है, कैपेसिटर, बार बार रिपीट हो रहा है, खुद पढ़िए। फाई इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, E इंटू ए होता है। ये तो आप जानते ही हैं, फाई इज इक्वल टू E अपॉन ए होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए, क्योंकि प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है, एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। सिग्मा क्या है स्टूडेंट, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये सब पीछे आप पढ़ चुके हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है स्टूडेंट, यानी यहां से हमारा क्या निकला, ये ब्रैकेट का पार्ट है, यहां से फिर हम लोग इसके जस्ट बाद पहुंचेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग लिखेंगे, यहां से भी हो जाएगा हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से फाई इज इक्वल टू आ गया हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, इससे क्यू की वैल्यू आ गई स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट फाई ई। ठीक है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, I इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं डी क्यू अपॉन डी टी होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको अगर हम यहाँ से ऐसे रख दें स्टूडेंट, तो I की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जो फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का, आई डी इसको लिखते हैं, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगी वो कैसे प्रोड्यूस होगी, कैसे इंड्यूस्ड होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वायरिंग होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग होगी।
अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें डायरेक्ट करंट लगाने पर यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट करंट होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटर में डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं हो पाती, उसमें वायरिंग नहीं होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक करंट ऐसे फ्लो हो रही कैपेसिटर है, इसके अंदर और बाहर, तो यहाँ से करंट ऐसे आ रही है, फिर यहाँ से इधर करंट जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग में तो यहाँ कोई करंट है नहीं, तो अगर हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो हम यहाँ एम्पियर का परिपथीय नियम लगा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग ऐसे फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, B डॉट dl लगाते हैं स्टूडेंट, इज इक्वल टू म्यू नॉट I लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, ये P पॉइंट पर अगर यहाँ से हम देखें तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारा P पॉइंट पर आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन B dl cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट I आ जाएगा। तो ये B हो जाएगा, B इंटू dl हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट I हो जाएगा। B को हम बाहर कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, और क्लोज्ड इंटीग्रेशन dl हमारा कितना होता है ये आप तो जानते हैं, ये होता है 2 पाई r, b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I होता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ स्टूडेंट। dl जो होता है 2 पाई r होता है, इस सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है। अब इस सर्किल पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा जितना इस फार्मूले से आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये किस पॉइंट पर हमने अप्लाई किया, एट पॉइंट P। ठीक है, ये कहाँ पे हमने अप्लाई किया, एट पॉइंट P। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, कैपेसिटर के अंदर देखिए एट पॉइंट M, एट पॉइंट M। अब पॉइंट M जो है स्टूडेंट, यहां से अगर हम ऐसे निकालें मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी फार्मूले का हम यूज कर लें स्टूडेंट, तो B इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट, और I तो यहाँ है नहीं, कोई वायर नहीं है, तो ये हो गया 0। ठीक है स्टूडेंट, इधर करंट है तो यहाँ B इंटू 2 पाई r म्यू नॉट I के इक्वल है, लेकिन यहाँ करंट नहीं है तो ये 0 के इक्वल हो गया ना, ये इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया। अब या तो ये सही है या तो ये सही है। ऐसा रीजन इसलिए होता है कि यहाँ देखो ऐसे करंट आ रही है ऐसे, तो या इतने भाग में करंट नहीं है। जब इसमें करंट नहीं है तो ये जो पॉइंट ऊपर वाला है, यहाँ तक अगर करंट इसमें चल रही तो इसका भी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा। तो अगर हम इसको ऐसे कोई बर्तन बना दें ऐसे गोल टाइप का, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंचना चाहिए, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहा है कि नहीं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड M पर नहीं है जो है। तो M पर जब मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि यहाँ करंट नहीं है, तो जब M पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों में कंफ्यूजन हो गया। इस कंफ्यूजन से
एक चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट कि इसके अंदर कोई और करंट है, ऐसी करंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वायरिंग से प्रोड्यूस होती है, और इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो बाहर करंट है, इसके ठीक इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करंट कोई आईडी ले ले स्टूडेंट, इसके अंदर अगर हम यहाँ दिखा दे कैसे करंट, ऐसे आईडी करंट इसमें चल रही डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वो आईडी यहाँ आएगी। ठीक है, तो इसलिए एक टर्म कोई एम्पियर का जो लॉ है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसमें कोई टर्म लीव कर गया, छूट गया है। यानी स्टूडेंट जो इक्वेशन 1 और 2 में कंट्राडिक्शन है, यानी यहाँ कंट्राडिक्शन है, ठीक है स्टूडेंट, जो कंट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास है दोनों में, वो कंट्राडिक्शन इनमें इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट इसके अंदर होती है, वो यहाँ पर दिखाई, अगर हम अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो ये भी म्यू नॉट आई हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट उतनी ही होगी जितनी इधर है। यहाँ पे जो हमारी कंडक्शन करंट है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, और दोनों करंट साथ साथ प्रोड्यूस नहीं होंगी। जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगी इसके अंदर, तो यहाँ कंडक्शन करंट नहीं होगी, यहाँ कंडक्शन करंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस कंट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एम्पियर का जो लीविंग टर्म है, छूटा हुआ टर्म है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसको मैक्सवेल ने बताया इक्वेशन 1 और 2 के कंट्राडिक्शन के बेस पर। मैक्सवेल ने ये बताया कि एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है, उसमें लीविंग टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये यानी डिस्प्लेसमेंट की करंट की आवश्यकता इसलिए हुई कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर एक ही लाइन पे है तो सेम होना चाहिए। जैसे ये करंट ऐसे चल रही, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ भी होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा तो इसका मतलब इनके बीच भी कोई करंट होनी चाहिए। तो ये लीविंग टर्म है, इनमें छूटा हुआ टर्म वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड्स है, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो हमने आपको फार्मूला बताया स्टूडेंट, वो हमने बताया आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी बताया। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर इसको हम उसमें शामिल कर लें तो टोटल करंट हमारी जो होगी, टोटल करंट जो हमारी होगी, I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी होगी। अब देखो स्टूडेंट, जो बाहर का ये करंट है, इसको आई सी हमने ले लिया, यानी कंडक्शन करंट हो गई। यानी जो कंडक्टर करंट है, कंडक्टर में जो करंट है, चालक में जो करंट है, इसको चालन धारा कहते हैं, इसको विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल करंट हो गई। ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या हुआ स्टूडेंट? एम्पियर मैक्सवेल ये हुआ स्टूडेंट क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हुआ। यहाँ पे अब आई टोटल करंट है, म्यू नॉट आई हुआ। ठीक है स्टूडेंट, म्यू नॉट आई हुआ। ठीक है, ये टोटल करंट है। अब आई की हम यहाँ वैल्यू रख दें स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में आई सी और प्लस आई डी क्या हुआ स्टूडेंट? आई डी का फार्मूला ऊपर लिखा है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, अपॉन डी टी हुआ। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो रूल बना, ये इक्वेशन जो बना, ये
एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ कहलाता है। इसी लाइन को एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ कहते हैं। ये जो हुआ, अब देखो स्टूडेंट कुछ और बातें यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एट पॉइंट फॉर पॉइंट पी, फॉर पॉइंट पी पर क्या होगा, आई डी इज इक्वल टू 0 होगी, आई डी इज इक्वल टू 0। और इस पॉइंट पर हमारा आएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल, ठीक है, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई सी आ जाएगा, ठीक है। एट पॉइंट एम, फॉर पॉइंट एम के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारा आई सी 0 हो जाएगा, ठीक है, और इससे निकल आएगा वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इस पॉइंट पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा आई डी है 0 है, यहाँ पर हमारा आई सी 0 है, कंडक्टर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंडक्शन नहीं है इस पॉइंट पर, उससे ये चेंजिंग होती है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, इस अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है, तो कंडक्शन करंट, कंडक्टर करंट, ठीक है, तो जो कंडक्टर में करंट है, ठीक है, वो हमारी होगी, इसके इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हुआ आउटसाइड द कैपेसिटर, आउटसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर की ये बाहर की बात होगी, बाहर जो होगी, तो ये तार बाहर है कैपेसिटर के, तो इनमें जो होगी कंडक्शन करंट होगी वो आईसी होती है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं आईसी। और बाहर जो करंट, अंदर जो आएगी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है स्टूडेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होगी, इनसाइड द कैपेसिटर, ये कहाँ होगी, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है। यानी कैपेसिटर के बाहर जो कंडक्टर करंट होगी, चालन धारा होती है, वो कैपेसिटर के अंदर विस्थापन धारा के इक्वल होती है, ठीक है। यानी अगर हम इसको आईसी ले लें स्टूडेंट, ठीक है, ये हम आईसी ले लें तो ये आईसी हो जाएगा, इसको हम आईडी ले लें तो ये आईडी होगा। लेकिन कब होगा, ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन होगी जब ये आउटसाइड की जो कंडक्टर करंट है और इनसाइड की जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये दोनों इक्वल होती है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस, यानी मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड टू लाइट, यानी मैक्सवेल का समीकरण, इसी को कहते हैं मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। देखो स्टूडेंट, ये लाइन बार बार पूछी जाती है बोर्डों में, जो है आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में ये लाइन नीचे वाली बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और लिखना एक ही है, जो मैक्सवेल्स के इक्वेशन है वही मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड टू लाइट के इक्वेशन है, ठीक है। और इन्हीं के बेस पर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमेजिन किया था, ठीक है। तो हम लोग देखें स्टूडेंट कि पहले इसमें कौन सा आता है लॉ, इसमें फोर, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के फोर लॉ को इन्होंने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लॉ बना दिया मैक्सवेल ने। और इनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फोर लॉ, देयर आर फोर लॉ।
ठीक है, इसके 4 लॉ है जो हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वैद्युत संबंधी गॉस का नियम। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें गॉस क्या कहते हैं स्टूडेंट, आप तो गॉस लॉ पढ़े ही हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड द सरफेस। ठीक है, तो इनका जो इक्वेशन पहला बनता है स्टूडेंट, उसको हम लोग लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी इज इक्वल टू लिखते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज द सरफेस। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो सरफेस के अंदर चार्ज होगा उसका होगा, बाहर वाले का नहीं होगा। तो ये इनका मैक्सवेल का पहला जो इक्वेशन है वो गाउस लॉ का इक्वेशन है। आप इसमें स्टेटमेंट भी लिख देंगे, और वो स्टेटमेंट हमने दोनों आपको बताया हिंदी और इंग्लिश में, तो आप हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे, लेकिन इक्वेशन यही लिखेंगे जो है। ठीक है, चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। दूसरा जो है वो गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। देखो स्टूडेंट, गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म स्टेट दैट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, यानी क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी ए। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ एरिया के साथ, ये जीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम।
ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि जब किसी परिपथ में, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन ए सर्किट इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस, हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे, डी फाइव बी अपॉन डी टी। फाइव बी मीन्स रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द सर्किट। ठीक है स्टूडेंट, यानी किसी परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। और ये ईएमएफ जो हमारा होता है स्टूडेंट, induced EMF set up in a coil is equal to the line integral of electric field, E is equal to इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dl होता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये इसी के इक्वल होता है माइनस का डी फाइव बी अपॉन डी टी होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा मैक्सवेल का थर्ड लॉ कहलाता है, थर्ड इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जिसमें हम लोग फैराडेज लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे फोर्थ लॉ। ठीक है, यानी फोर्थ इक्वेशन हम लोग देखेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, मैक्सवेल्स सर्किटल लॉ। अब देखो स्टूडेंट, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ हमने पीछे अभी इसी वीडियो में आपको बताया। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, दैट इज सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट IC, I इसको हम लोग लिखते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। ठीक है स्टूडेंट, वेयर I इज इक्वल टू IC प्लस ID, ये टोटल करंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और IC कंडक्शन करंट हो गया, और ID हमारा हो गया, ID डिस्प्लेसमेंट करंट है, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव E अपॉन डी टी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसको इसमें शामिल कर देंगे तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC और प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बी डी फाइव E अपॉन डी टी। ठीक है स्टूडेंट, यानी किसी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में या बंद घिरे हुए भाग में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
उस परिपथ से, उस भाग से घिरी हुई कुल धारा यानी चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है स्टूडेंट।